हेलो गाइस। इस वीडियो के अंदर हम हाइपर सेंसिटिविटी करेंगे। हाइपर सेंसिटिविटी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इम्यूनिटी का। ये माइक्रो के अंदर आता है एंड पैथो के अंदर भी आता है। तो इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में हाइपर सेंसिटिविटी करेंगे। अपूर्वा शास्त्री को मैंने फॉलो किया है एंड उसके साथ मैंने कुछ नोट्स को एज ए रेफरेंस यूज़ किया इस लेक्चर में। तो हम पूरा डिटेल्ड वीडियो होगी हाइपर सेंसिटिविटी के ऊपर। इसके अंदर हम टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी 2, 3, 4 एंड जो फर्दर ऐड हुई है 5 एंड 6 उनको डिस्कस करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी। वो काफ़ी बड़ी भी है, बुक में काफ़ी पेजेस दिए हैं, उसके 5-6 पेज हैं, तो हम उसको इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे अच्छे से। सो स्टार्ट करते हैं। यार, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है, क्यों होता है वो प्रोड्यूस? वो इसलिए होता है ना कि बाहर से कोई भी फॉरेन एंटीजन हमारे अंदर आया है, बॉडी के अंदर जो भी डैमेज कर रहा है, तो उस फॉरेन एंटीजन को एलिमिनेट कर देना बॉडी से। तो उसके लिए हमारे अंदर कोई भी इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है। तो इसके अंदर 2 केसेस आते हैं। पहला केस तो क्या है कि जो भी इम्यून रिस्पॉन्स है वो एक लोकलाइज्ड इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगा और वो एंटीजन को एलिमिनेट करेगा विदाउट हार्मिंग आवर बॉडी। और सेकंड केस क्या होता है कि वो जो इम्यून रिस्पॉन्स है इतना एक्सक्रिएट हो जाए, इतना ज़्यादा बढ़ जाए, इतना एबनॉर्मल हो जाए कि जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स वो प्रोड्यूस कर रहा है वो हमारी अदर बॉडी पार्ट्स को भी डैमेज करे एंड देन इट कैन लीड टू टिश्यू डैमेज एंड देन फर्दर डेथ ऑफ द इंडिविजुअल। तो उसके बिहाफ पे हम हाइपर सेंसिटिविटी देखते हैं कि ये क्या है, एक एबनॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन है हमारी बॉडी की जिसके अंदर देयर इज़ एन अनडिज़ायरेबल एंड एडवर्स इम्यून रिस्पॉन्स टू एन एंटीजन दैट कैन फर्दर लीड टू द टिश्यू डैमेज इफ़ अगर वो ट्रीट ना किया जाए, उसको मेडिसिन ना दी जाए, और इसके एंड में डेथ भी हो सकती है। तो इसको हम देखते हैं। यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन की गई है वो जेल एंड कोम्स क्लासिफिकेशन है हाइपर सेंसिटिविटी की। इसके अंदर टाइप 1, 2, 3, 4 जो डिटेल में करने हैं एंड देन फर्दर टाइप 5 एंड टाइप 6। सो टाइप 1 इज़ एनाफाइलेक्सिस, टाइप 2 साइटोटॉक्सिक, 3 इम्यून कॉम्प्लेक्स मेडिटेड होता है, टाइप 4 डिलेड टाइप होता है, ओके, एंड टाइप 5 इज स्टिमुलेटरी एंड टाइप 6 इज एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मेडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी। सो जो टाइप 1, 2, 3 होते हैं ये अर्ली रिस्पॉन्स होते हैं एंड जो टाइप 4 होता है वो डिलेड होता है, ये लेट आता है, ये वाला रिस्पॉन्स, ये रिएक्शन लेट होती है। तो जो यहाँ पे लिख रखे हैं एनाफाइलेक्सिस साइटोटॉक्सिस, इनको हम डिटेल में करेंगे जब हम इन सभी को टाइप 1, 2, 3, 4 को अलग अलग से डिस्कस करेंगे। सो 1, 2, 3 आर एंटीबॉडी मेडिएटेड, ठीक है। टाइप 1 में IgE एंटीबॉडी होती है, टाइप 2 में IgG होती है, IgM होती है, टाइप 3 में इम्यून कॉम्प्लेक्स होता है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स वहाँ से मेडिएट होता है। तो हम इसको अभी डिस्कस करते हैं। सो वी आर स्टार्टिंग विद टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी। सो इसका जो मैकेनिज्म है उसको हम एक डायग्राम से समझते हैं। सबसे पहली बात तो इसके अंदर 2 फेज़ होते हैं यार। एक होता है सेंसिटाइजेशन फेज़, उसके बाद आता है अपना इफेक्टर फेज़। सबसे पहला जो एक्सपोजर होगा एंटीजन के साथ, तो उस टाइम पे हमारा सेंसिटाइजेशन फेज़ आएगा। जब सेकंड एक्सपोजर होगा तो इफेक्टिव फेज़ आएगा। तो इसका ये डायग्राम है जो यहाँ पे दिखाया मैंने। तो इस डायग्राम से देखते हैं। सबसे पहले क्या हुआ कि कोई भी एलर्जन आता है, ओके, कोई भी एलर्जन आया, वो गया एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के पास। ये मैंने यहाँ पे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल बनाई है। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कहाँ लेके जाती है उसको? टी सेल के पास, हेल्पर टी सेल, CD4 हेल्पर टी सेल के पास लेके जाती है। देन वो टी सेल एक्टिवेट हो जाती है एंड देन इट गेट डिफ्रेंशिएटेड इनटू TH2 हेल्पर TH2 सेल, ठीक है। अब वो जो हेल्पर TH2 सेल बनी है वो क्या करेगी, वो इंटरल्यूकिन रिलीज़ करती है, मेनली इंटरल्यूकिन 4, और बाकी हम देखेंगे 5 एंड 13 भी रिलीज़ होते हैं। तो वो इंटरल्यूकिन 4 जाएंगे हमारे बी सेल के पास। अब वो बी सेल क्या करेगी, वो उसमें मेमरी बी सेल एंड प्लाज्मा सेल के अंदर डिफ्रेंशिएट हो जाएगी। देन क्या होगा कि प्लाज्मा सेल्स क्या करती हैं, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती हैं। तो कौन सी एंटीबॉडी बनाएंगी? IgE। IgE क्यों बना रही है? क्योंकि जो इंटरल्यूकिन 4 है वो आइसोटाइप स्विचिंग करता है, मतलब कि वो IgE को फेवर करता है, एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी को बनवाता है। तो IgE एंटीबॉडी यहाँ से बन जाती है। देन उसके बाद क्या होगा, ये तो था कि जब हमारे अंदर पहली बार कोई वो आता है, एलर्जन आता है, तो यहाँ से हमारी IgE एंटीबॉडी बन गई थी और IgE एंटीबॉडी जाके मास्ट सेल के ऊपर अटैच हो जाएगी। ये मैंने यहाँ पे मास्ट सेल दिखाई हुई है। मास्ट सेल के ऊपर यहाँ पे ये रिसेप्टर हैं, दिस आर FC रिसेप्टर। क्यों FC रिसेप्टर? क्योंकि IgE एंटीबॉडी का FC वाला पोर्शन यहाँ पे आके अटैच कर जाता है, क्योंकि एंटीबॉडी का दो पोर्शन होते हैं, FAB एंड FC। सो FC वाला पार्ट यहाँ पे लग गया। तो जब यहाँ पे चारों तरफ हमारी IgE लग गई एंटीबॉडीज़ पूरी मास्ट सेल के ऊपर, तो उसको हम बोलते हैं
सेंसिटाइज्ड मास्ट सेल। ओके, ये था कि जब एक बार हमारी बॉडी के अंदर एलर्जन आया तो क्या क्या रिस्पॉन्स होते हैं, क्या क्या इवेंट्स होते हैं। उसके बाद जब दोबारा से एक्सपोजर हुआ उसी सेम एलर्जन के साथ, री एक्सपोजर टू द एलर्जन, तो वो एलर्जन क्या करेगा, ये मास्ट सेल थी सेंसिटाइज्ड वाली, तो उसके ऊपर लगी हुई थी अपनी IgE एंटीबॉडी, तो उसके ऊपर जाके ब्रिज बना लेगा, मतलब दो के बीच में अटैच हो जाएगा एलर्जन, तो दो एंटीबॉडीज़ के बीच में इसने क्या बना लिया, ब्रिज बना लिया। तो जब यहाँ पे ब्रिज फॉर्म कर लेगा एंटीबॉडी के दो एंटीबॉडीज़ के बीच में, तो उसके बाद क्या होगा कि मास्ट सेल जो भी थी इसका हो जाएगा डीग्रेनुलेशन, यहाँ से पोर्स बनेंगे और यहाँ से आपको दिख रहा है डीग्रेनुलेशन हो रहा है मास्ट सेल का। तो यहाँ से मास्ट सेल क्या रिलीज़ करेगी, कुछ मेडिएटर्स रिलीज़ करेगी। अब वो मेडिएटर्स यार प्राइमरी मेडिएटर्स होते हैं, सेकेंडरी होते हैं। प्राइमरी क्या होते हैं, जो ऑलरेडी मास्ट सेल के अंदर पहले से बने पड़े हैं, एंड सेकेंडरी क्या है, जो एलर्जन आया उसके बाद जो यहाँ पे मेडिएटर्स बने हैं वो सेकेंडरी होते हैं। तो वो रिलीज़ होंगे, हम देखेंगे कौन से होते हैं। तो उनका कुछ फंक्शन होता है मेडिएटर्स का, लाइक हिस्टामिन, सेरोटोनिन, ये सब रिलीज़ होते हैं। प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर हो गया। ओके, तो उनका क्या होता है कि स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन करवा देंगे, ब्लड वेसल डायलेशन करा देंगे, विजो डायलेशन करवाते हैं, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवा देते हैं, प्लेटलेट डिग्रेनुलेशन करा देते हैं, इओसिनोफिल सिक्रीशन करा देते हैं। ये था मैंने आपको जो डायग्राम से समझा दिया। अब इसको थोड़ा फ्लो चार्ट में देख लें, जैसा आपको पेपर के अंदर लिख के आना है। सबसे पहले क्या हुआ, एलर्जन का एक्सपोजर होगा, ठीक बात है, वो जाएगा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के पास, वो प्रेजेंट करेगा उसको एलर्जन को टी सेल के पास, टी सेल डिफ्रेंशिएट हो जाएगी हेल्पर टी सेल TH2 सेल के अंदर, देन वो रिलीज़ करेगी हमारे इंटरल्यूकिन 4, देन वो इंटरल्यूकिन 4, 5 एंड 13। जो इंटरल्यूकिन 4 है मैंने आपको बताया ये क्या करेगा, आइसोटाइप स्विचिंग करा देगा, देन दैट विल लीड टू प्रोडक्शन ऑफ IgE एंटीबॉडी। अब IgE एंटीबॉडी क्या करती है, मास्ट सेल को चारों तरफ से कोट कर लेती है। मास्ट सेल है, इसके ऊपर ये FC रिसेप्टर है, यहाँ से हमारी ऐसे IgE एंटीबॉडी लग जाएगी। उसके बाद मास्ट सेल का हो जाएगा सेंसिटाइजेशन। बाकी जो इंटरल्यूकिन 5 था वो क्या करेगा, वो हमारा इओसिनोफिल एक्टिवेशन करेगा, एंड जो IG13 है वो म्यूकस प्रोडक्शन करवाएगा। उसके बाद हम आगे देखते हैं, जब सेकंड एक्सपोजर होगा हमारा एलर्जन के साथ तो वो क्या करेगा, एलर्जन मैंने डायग्राम में बताया था, वो ब्रिज बना देगा बिटवीन द टू एंटीबॉडीज़ इन द मास्ट सेल, ठीक है। और उसके बाद उसका पॉलीमराइजेशन हो जाएगा। तो उसके बाद क्या होएगा, जब उसने ब्रिज बना दिया, सेकंड एलर्जन आ गया, तो वहाँ पे डीग्रेनुलेशन होएगा मास्ट सेल का। ग्रेनुलेशन से कुछ मेडिएटर्स रिलीज होंगे, दिस आर प्राइमरी एंड द सेकेंडरी मेडिएटर्स। जो प्राइमरी मेडिएटर्स हैं वो क्या बताए थे मैंने, प्री फोन पहले से बने पड़े हैं मास्ट सेल के अंदर। उनके एग्जांपल्स है अपने हिस्टामिन आ गया, हिपैरिन आ गया, हिपैरिन मेनली डॉग्स के अंदर होता है, हिस्टामिन हो गया, प्रोटीज हो गए, कीमोटैक्टिक फैक्टर हो गए, जैसे कि जो हमने कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में भी पढ़े थे, कीमोटैक्टिक फैक्टर 3A 4A 5A, ये सब ये हमारे प्राइमरी मेडिएटर्स के अंदर आते हैं। और सेकेंडरी मेडिएटर्स के अंदर क्या होते हैं, सेकेंडरी की जो एलर्जन आया उसके बाद जो मास्ट सेल ने बनाए मेडिएटर्स, ओके, तो वो होते हैं बाय एक्टिवेशन ऑफ फोस्फोलाइपेज A2, ये पाथवे हमने पढ़ा होता है। एराकिडोनिक एसिड के मेटाबॉलिट्स बनते हैं लाइक प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ल्यूकोट्राइन्स, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, ये सब बन जाते हैं। अब यहाँ पे एक टेबल दी हुई है, इसको हम देखते हैं अपूर्वा शास्त्री में। जो प्राइमरी थे लाइक हिस्टामिन, ओके, हिपैरिन, सेरोटोनिन, ओके, क्या करते हैं, वेस्कुलर परमेबिलिटी को बढ़ा देते हैं, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। बेसिक फंक्शन तो मैंने क्या बताए थे आपको, चार पाँच ही है, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन, वेजो डायलेशन, वेस्कुलर परमेबिलिटी को इंक्रीज़ कर देना, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवा देना, ठीक, यही सब यहाँ पे दिया हुआ है। इओसिनोफिल कीमोटैक्टिक फैक्टर होता है, वो इओसिनोफिल की कीमोटैक्सिस करवाता है। एंड देन न्यूट्रोफिल कीमोटैक्टिक फैक्टर होता है और न्यूट्रोफिल की कीमोटैक्सिस। एंड देन प्रोटीज क्या करते हैं, म्यूकस सिक्रीशन को प्रमोट करते हैं। इसके अलावा ब्रोंकियल म्यूकस सिक्रीशन, डिग्रेडेशन ऑफ ब्लड वेसल एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन। नेक्स्ट आएगा जो सेकेंडरी फैक्टर, उसमें आता है प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। ये क्या करेगा, प्लेटलेट एग्रीगेशन कराएगा एंड उनका डीग्रेनुलेशन करवाएगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पल्मनरी स्मूथ मसल। ल्यूकोट्राइन्स होते हैं हमारे, वेस्कुलर परमेबिलिटी को इंक्रीज़ कर देते हैं, पल्मनरी स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं। मतलब बेसिकली घुमा फिरा के वही 3-4 काम है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स वेजोडाइलेशन करवा देते हैं, प्लेटलेट एग्रीगेशन करवा देते हैं। ब्रेडिकाइनिन क्या करते हैं, वेस्कुलर परमेबिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन करवा देते हैं। देन साइटोकाइन लाइक इंटरल्यूकिन 1 एंड TNF अल्फा, ये दोनों क्या करते हैं, ये होते हैं हमारे सिस्टमिक एनाफाइलेक्सिस में काम आते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे सिस्टमिक एनाफाइलेक्सिस। तो इस केस में क्या करते हैं, इंक्रीज एक्सप्रेशन ऑफ सेल एडिशन मॉलिक्यूल CAM ऑन द वेन्युलर एंडोथेलियल सेल के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारा मैनिफेस्टेशन। अब यार जो हमने टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देखी है उसकी हम मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं। तो यहाँ पे दो तरीके की, एक तो हमारा आता है
मतलब एलर्जन आया तो फटाफट जो इमीडिएट रिस्पॉन्स होगा और एक होगा लेट, मतलब टाइप 1 खुद ही कितना इमीडिएट रिस्पॉन्स है एलर्जन के आने से, तो उसके अंदर हमारा एक इमीडिएट होता है और एक लेट रिस्पॉन्स होता है। अब यहाँ पे जो मैं बताऊँगी, पहले तो मैं आपको जो डिटेल दिया हुआ है अपूर्वा शास्त्री में, मैं आपको उससे गो थ्रू करवाऊँगी एक बार, उसके बाद हम समरी देख लेंगे इसकी मैनिफेस्टेशन की, ठीक है। जिसको इतना डिटेल में नहीं करना वो थोड़ा स्किप कर सकते हैं। इमीडिएट एंड लेट रिस्पॉन्स होता है। तो इमीडिएट के अंदर हम देखेंगे सिस्टेमिक एनाफाइलेक्सिस एंड लोकलाइज्ड एनाफाइलेक्सिस, दैट इज़ नोन एज एटोपी, अगर वो जेनेटिक से रिलेटेड है, जीन से रिलेटेड है। मेनली इसका कौन से क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम नंबर 5, जो हम आगे देखेंगे। तो दो हो गया, सिस्टेमिक हो गया या फिर लोकलाइज्ड हो गया। सिस्टेमिक की बात करते हैं, यानी सिस्टेमिक जो एनाफाइलेक्सिस है, जो एलर्जन आया इमीडिएटली जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हुआ, तो वो एक मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन होती है जिसके अंदर बंदे को डिस्पनिया हो सकता है, हाइपोटेंशन, वेस्कुलर कोलैप्स वगैरह, एंड उसी टाइम डेथ हो सकती है अगर उसको ऑन द स्पॉट ट्रीट ना किया जाए। एड्रेनलिन हम बेसिकली देते हैं, एपिनेफ्रिन, इस केस के अंदर सिस्टेमिक एनाफाइलेक्सिस के अंदर। ये मतलब एक्सपोजर एलर्जन के एक्सपोजर के कुछ एक मिनट बाद ही हो जाता है और ये काफ़ी फेटल रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। इसके अंदर हमारा ये ड्रग्स की वजह से भी हो सकता है, लाइक पेनिसिलिन, इंसुलिन। तो हम जब ये ड्रग देते हैं बंदे को तो उसके टाइम हमारे पास एक एपिनेफ्रिन भी साथ में होना चाहिए, कि अगर सपोज उसकी इम्यूनिटी ऐसी है जिसकी वजह से वहाँ पे एक टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी हो रही है, तो हम उसको फटाफट से एपिनेफ्रिन का इंजेक्शन लगा सकें, ठीक बात है। उसके बाद आता है हमारा लोकलाइज्ड एनाफाइलेक्सिस और एटोपी। इसके अंदर हम 4-5 एग्जाम्पल से देखेंगे। फर्स्ट वन इज़ एलर्जिक राइनाइटिस, देन अस्थमा, देन हम देखेंगे ड्रग एलर्जी, फूड एलर्जी, उसके बाद आता है हमारा एटोपिक डर्मेटाइटिस। एक एक को डिस्कस करते हैं। एलर्जिक राइनाइटिस, ये सबसे पहली बात तो ये मोस्ट कॉमन एटोपिक एलर्जी होती है अपनी। जनरली ये 10% पॉपुलेशन को अफेक्ट करती है। इसमें क्या होता है कि जो भी हमारा एयरबोर्न कोई भी एलर्जन है, हवा में कोई भी एलर्जन ऐसे घूम रहा है और हम जाते हैं बाहर, तो फिर हमारी इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है कि वो हमारे अंदर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो रही है कि नहीं। तो उस एलर्जन के अगर हम कॉन्टैक्ट में आते हैं, सपोज हमारा आई का कंजक्टिवा कॉन्टैक्ट में आ गया, नेजल म्यूकोजा उसके कॉन्टैक्ट में आ गया, तो वो क्या कराएगा, वो वाटरी सिक्रेशन करा देगा, मतलब आँखों से पानी आ रहा है, नाक से पानी आ रहा है बंदे के, ठीक है। और इसके अलावा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट भी इन्वॉल्व होता है, फिर स्नीजिंग एंड कफिंग फर्दर, ये सब होता है एलर्जिक राइनाइटिस के अंदर। ये समझ में आया। तो इसमें मेनली क्या था, हमारा नेजल मिकोजा, आई का कंजक्टिवा, वहाँ से वाटरी सिक्रीशन हो रहे थे और अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्वॉल्व था। अब बात करते हैं अस्थमा की। अस्थमा सेकेंड मोस्ट कॉमन एटोपिक मैनिफेस्टेशन है। यार ये डिफ़र करता है, एलर्जिक राइनाइटिस को हम हे फीवर भी बोलते हैं, आपको पता ही होगा। तो इसके अंदर तो क्या था, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की इन्वॉल्वमेंट थी। अस्थमा के अंदर है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की इन्वॉल्वमेंट होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि म्यूकस सिक्रेशन बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, बंदे को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। इसकी जो अस्थमा है, इसका कोज कोई एलर्जन भी हो सकता है या फिर कोई बॉडी के अंदर कोई इंट्रिंसिक कोज भी हो सकता है। हम इसको मैं बताती हूँ कि एक होता है एलर्जिक अस्थमा, ठीक है। एलर्जिक जो अस्थमा होगा, एलर्जिक अस्थमा, इसमें इट इज़ इंड्यूस्ड बाय एयरबोर्न हो या फिर ब्लड बोर्न कोई भी एलर्जन हो गया, सच एस कोई पोलन हो गया, डस्ट हो गई, इंसेक्ट प्रोडक्ट्स हो गए, कोई भी वायरल एंटीजन हो गया, उनकी वजह से हमारे अंदर इन्फेक्शन रिएक्शन हो रही है और अस्थमा कोज हो रहा है। इंट्रिंसिक अस्थमा भी हो सकता है। इंट्रिंसिक अस्थमा क्या है कि एलर्जन से इंडिपेंडेंट है, ओके। और ये कोई भी हम बंदा अगर कोई एक्सरसाइज कर रहा है, तो होता है ना कई बार एक्सरसाइज करते हैं तो हमें इचिंग स्टार्ट हो जाती है, लाइक रिएक्शन से होने लग जाते हैं, तो दैट इज़ अस्थमा बाय इंट्रिंसिक फैक्टर्स। नेक्स्ट आते हैं हमारी फूड एलर्जी, देख लेते हैं पहले। जो फूड एलर्जी है वो मतलब इसमें कुछ एक फूड होते हैं, लाइक एग हो गया, किसी को एग से एलर्जी है, सी फूड से एलर्जी है, तो जीआई के अंदर जाएंगे, वहाँ पे डायरिया वोमिटिंग करवा देंगे, ओके। नेक्स्ट आता है अपना एटोपिक डर्मेटाइटिस। एटोपिक डर्मेटाइटिस क्या है, ये एक स्किन की कंडीशन होती है, ओके। और इसके अंदर होता है कि स्किन की एटोपिक डर्मेटाइटिस है कि एटोपिक मतलब लोकलाइज्ड है, डर्मेटाइटिस मतलब स्किन की कंडीशन है। जनरली ये यंग चिल्ड्रंस के अंदर होता है। इसमें हमें क्या देखेंगे, स्किन के अंदर ना एरिथ्रोमेटस, स्किन के अंदर कुछ इरप्शंस दिखते हैं हमारे, जिसके अंदर पस भरा होता है,
ओके, तो ये बस एक इसका एग्जांपल है। देन आएगी ड्रग एलर्जी, जो मैंने आपको बताया था कि कुछ एक ड्रग्स होते हैं उनकी वजह से एलर्जी, जैसे पेनिसिलिन हो गया, सल्फोनामाइड्स हो गया, इनकी वजह से भी एलर्जी हो जाती है। तो ये था इमीडिएट रिस्पॉन्स की इन सब की वजह से हमारे बॉडी के अंदर इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है। दैट कैन बी सिस्टेमिक एंड द लोकलाइज। सिस्टेमिक के अंदर हमने कर लिया था कि हम कोई ड्रग दे रहे हैं, लाइक पेनिसिलिन वगैरह का एग्जांपल लिया था, तो हमें साथ में एपिनेफ्रिन अपने साथ रखना चाहिए कि अगर सपोज उस बंदे के अंदर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है तो इमीडिएटली उसको वो इंजेक्शन लगा सके एपिनेफ्रिन का, जिससे कि उसका ज़्यादा फेटल ना हो वो केस। अब लोकलाइज के अंदर हमने एलर्जिक राइनाइटिस कर लिया, अस्थमा कर लिया, ड्रग एलर्जी, फूड एलर्जी एंड एटोपिक डर्मेटाइटिस। नेक्स्ट आता है अपना लेट रिस्पॉन्स। जो लेट रिस्पॉन्स है वो 1-2 दिन के अंदर होता है आराम से, तो उसके अंदर अपना टिश्यू डैमेज हो सकता है अगर वो ट्रीट ना हो। तो इसके अंदर ये होता है बाय मीडिएटर्स। कुछ मीडिएटर्स होते हैं, हम देखेंगे, इओसिनोफिल इन्फ्लक्स एंड न्यूट्रोफिल इनफिल्ट्रेशन। जो मीडिएटर्स हैं लाइक साइटोकाइंस आते हैं, इंटरल्यूकिन 3 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया इंटरल्यूकिन, 5 हो गया एंड 8 हो गया। इओसिनोफिल कीमोटैक्टिक फैक्टर, न्यूट्रोफिल कीमोटैक्टिक फैक्टर वगैरह हो गए। ये क्या करते हैं, ये कुछ इन्फ्लेमेटरी सेल्स हो गए जैसे कि इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, मैक्रोफेजेस, इन सब की रिक्रूटमेंट करा देते हैं एंड देन फर्दर हमारे इन्फ्लेमेटरी सेल्स रिएक्शन करवा देते हैं। और जो इओसिनोफिल इन्फ्लक्स है इसके बारे में देखते हैं, ये क्या होता है। पहली बात तो यो इओसिनोफिल इन्फ्लक्स है, तो इओसिनोफिल कीमोटैक्टिक फैक्टर्स से फेवर होता है इंटरल्यूकिन 5 हमें देखना है, एंड GM-CSF कोलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर। तो कोई भी एंटीबॉडी है, सपोज मैंने ये बना दिया IgG, ओके, इसके 2 पोर्शन होते हैं FAB एंड FC। तो ये एक्सप्रेस करता है FC पोर्शन, क्योंकि जो एंटीबॉडी का FAB है वहाँ पे तो हमारा क्या लगा हुआ एलर्जन है, तो ये वाला पोर्शन रह गया। तो ये हमारा एक्सप्रेस करता है FC रिसेप्टर ऑफ द IgGN। तो इओसिनोफिल है, वहाँ पे एक FC रिसेप्टर प्रेजेंट होएगा इन एंटीबॉडी के लिए, ये यहाँ पे जाके अटैच हो जाएंगे। अटैच होने के बाद क्या होगा कि जो इओसिनोफिल कुछ टॉक्सिक ग्रैन्यूल्स रिलीज करेगा, वो क्या करेंगे, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन करवाएंगे ब्रोंकियल म्यूकोजा की, और फिर हमारा परसिस्टेंस अस्थमा हो सकता है। नेक्स्ट आएगा न्यूट्रोफिल इन्फिल्ट्रेशन। यार ये न्यूट्रोफिल कीमोटैक्टिक फैक्टर से मिलेट होता है और इंटरल्यूकिन 8 से भी, इसके अंदर भी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आता है। तो हमने देख लिया अब तक का इमीडिएट रिस्पॉन्स, लेट रिस्पॉन्स देख लिया हमने। अब थोड़ा सा समरी, इसको आप स्किप कर सकते हो, जो मैंने अब तक की आपको मैनिफेस्टेशन बताई है इसकी जस्ट समरी कर लोगे, दैट इज़ ऑल्सो सफिशिएंट। सो सबसे पहली बात ही अर्ली फेज होता है, वो 2 घंटे के अंदर अंदर हो जाता है। किसकी वजह से होता है, प्री फोन मेडिटर्स भी हो सकते हैं, लाइक हिस्टामिन हो गया, ट्रिप्टेज हो गया। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि पेशेंट विद एलर्जीज हैव राइज इन द सीरम ट्रिप्टेज, ओके। कुछ न्यूली फॉर्म्ड मेडिटर सेकेंडरी मेडिटर हो सकते हैं, लाइक प्रोस्टाग्लैंडिन हो गया, ल्यूकोट्राइन्स हो गया, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर हो गया। जितने भी मैंने आपको फैक्टर्स बताए वो क्या करते हैं, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, वेजोडाइलेशन, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन इन द लंग्स जो हिस्टामिन करवाता है। उसके अलावा लेट फेज क्या होता है, 2 से 24 घंटे के अंदर होता है, ये हमारा होता है ड्यू टू इओसिनोफिल्स, जो कि मैंने बताया कि इओसिनोफिल कीमोटैक्टिक फैक्टर या फिर इंटरल्यूकिन 5 GM-CSF से मेडिएट होते हैं, ये रिलीज करते हैं मेजर बेसिक प्रोटीन। तो ये था आपकी मैनिफेस्टेशन, इमीडिएट एंड लेट। उसके बाद आता है अपना फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो इसके अंदर सबसे पहली बात है जेनेटिक मेकअप। अब यार जेनेटिक मेकअप क्या है कि कुछ एक एलर्जन होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए एलर्जिक हैं, बट दूसरे के लिए तो वो नॉर्मल है, उसके लिए एलर्जिक नहीं है। तो ये डिपेंड करता है बंदे का जेनेटिक मेकअप कैसा है। नेक्स्ट आता है अपना एलर्जन की डोज। अब ये डोज के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर तो हम दे रहे हैं रिपीटेड स्मॉल डोजेज दे रहे हैं किसी भी एलर्जन की, अगर हम आराम छोटे छोटे बहुत कम कम से डोज दे रहे हैं, तो उसकी वजह से जो रिस्पॉन्स आएगा दैट विल बी परसिस्टेंस IgE रिस्पॉन्स। अगर हम हाई डोज दे रहे हैं एक ही बारी में, तो उसकी वजह से जो रिस्पॉन्स आएगा दैट विल बी ट्रांजिएंट IgE रिस्पॉन्स विच विल शिफ्ट फर्दर टू द IgG। और IgG क्या करता है, एक ब्लॉकिंग एंटीबॉडी है जो कि हमारी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को ब्लॉक कर देती है, ओके। उसके बाद आता है TH1। ये कंसेप्ट है जो आपको समझना है, इंपॉर्टेंट भी है, TH1 वर्सेस TH2 वाला। इसमें क्या होता है कि जो TH1 सेल्स होती हैं वो क्या करती है, इंटरफेरॉन गामा रिलीज करती है, ओके। जो इंटरफेरॉन गामा है वो इनहिबिट करता है टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी जो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। जो TH2 होता है वो इंटरल्यूकिन 3, 4, 5 रिलीज करता है, जो कि स्टिमुलेट करता है और यू कैन से प्रमोट करता है IgE मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स को। सो ये हमने देखे कुछ फैक्टर जो है टाइप 1 रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। जेनेटिक मेकअप हो सकता है, एलर्जन की डोज हम कितनी देर उसके ऊपर डिपेंड करता है, और TH1 और TH2 का कौन सा एक्सप्रेशन हो रहा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है।
नेक्स्ट टॉपिक आता है इसका डिटेक्शन। सबसे पहली बात है हम स्किन प्रिक टेस्ट कर सकते हैं। कैसे करते हैं ये वाला हम कि जो कोई बंदा है उसकी हमें लग रहा है कि शायद इसको इस वाले एलर्जन की वजह से रिएक्शन हुई है, तो हम उसको सस्पेक्टेड जो भी एलर्जन है उसको स्किन के अंदर इंट्राडर्मल दे देते हैं। तो अगर पर्सन पहले से सेंसिटाइज है, मतलब कि पहले उसको उस एलर्जन का एक्सपोजर हुआ है, मतलब कि उसके अंदर रिएक्शन क्यों हुई है, क्योंकि उसके अंदर एक्सपोजर हुआ है ना। तो पहले से सपोज उस बंदे के अंदर किसी एलर्जन का एक्सपोजर हुआ है तो IgE एंटीबॉडी बनी है, जो मैंने मैकेनिज्म बताया था। तो वो एंटीबॉडीज़ ने क्या किया, मास्ट सेल को सेंसिटाइज कर दिया। तो अगर बंदे के अंदर एक्सपोजर है तो उसका सेंसिटाइज्ड हो चुका होगी उसकी मास्ट सेल्स। तो अगर है तो हमने जब उसको एलर्जन दिया तो वो क्या हो गया, जो सेकंड एक्सपोजर हो गया ना जो मैंने एलर्जन दिया, तो उसकी वजह से हमारा व्हील एंड फ्लेयर रिस्पॉन्स आएगा उस जगह पे जहाँ पे मैंने उसको डोज दिया एलर्जन की, कि 30 मिनट तक आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि हाँ, इस बंदे को उसी की एलर्जन की वजह से है। अगर सपोज़ मैंने किसी और एलर्जन का दे दिया, उसको रिएक्शन किसी और की वजह से थी, तो फिर वो रिस्पॉन्स नहीं आएगा। और इवन ये इस मेथड की डिसएडवांटेज भी है कि ये बंदे को अगर हमने सपोज़ किसी और का दे दिया तो उस बंदे को उस एलर्जन के लिए भी ये सेंसिटाइज कर देगा ना। तो फर्दर उसका कोई एक्सपोजर जाएगा इन्वायरमेंट से या फिर कैसे भी, तो उसके अंदर फिर उस टाइम पे व्हील एंड फ्लेयर आ जाएगा अपीयरेंस। इसकी एक एडवांटेज क्या है कि यार ये इकोनॉमिकल है, ये इतना एक्सपेंसिव नहीं होता। नेक्स्ट ये 2 टेस्ट है, यहाँ से जो RAST है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, ये आपको अच्छे से करना है। और RIST भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम इन दोनों को डिस्कस करते हैं विद अ डायग्राम। सो RIST क्या है, रेडियो इम्यूनोसोर्बेंट टेस्ट होता है। इसमें हम डिटेक्ट करते हैं टोटल, इसमें हम डिटेक्ट करते हैं। और RAST के अंदर हम क्वान्टिफाइज, मतलब उसकी क्वान्टिटी पता लग जाती है हमें। टोटल सीरम IgE को डिटेक्ट करते हैं, यहाँ पे हम डिटेक्ट करते हैं एलर्जन स्पेसिफिक IG, मतलब उन्हीं IgE को जो कि एलर्जन के लिए, कोई भी बाहर से एलर्जन आया उसके लिए स्पेसिफिक है। इसके अंदर हम उनको देखते हैं, इसके अंदर हम सीरम में कितनी IgE है उसको देखते हैं। करते क्या है देखते हैं। ये हमने क्या किया, एक पेपर डिस्क ले लिया, ये मैंने एक पेपर डिस्क सा ले लिया। इसके ऊपर यार मैंने लगा दी anti-IgE एंटीबॉडीज़। कौन सी, anti-IgE लगा दी। तो मैंने सीरम की लेके आई, मैं बंदे का सीरम लेके आई, उसके अंदर टोटल सीरम में कुछ एंटीबॉडीज़ IgE पड़ी थी उसके अंदर। तो वो एंटीबॉडी क्या करेंगे, इसके साथ रिएक्ट कर जाएंगे, IgE anti-IgE के साथ रिएक्ट करेंगी। तो कंबाइन कर जाएंगे, बाइंड कर जाएंगे और ये स्ट्रक्चर बन जाएगी। यहाँ पे बाइंड करके सारी की सारी। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने इससे तो मेरे को पता लगेगा ना, तो मैंने क्या किया, एक रेडियो लेबल्ड anti-IgE मैंने डाल दी वहाँ पे। उससे पहले मैंने इसको वॉश कर दिया। वॉश क्यों कर दिया, कि जो अनबाउंड है वो निकल जाए। क्यों, अगर मैं वॉश नहीं करती तो जो भी यहाँ पे अनबाउंड एंटीबॉडी पड़ी होती जो इसके साथ नहीं लगती, तो वो ना इस रेडियो लेबल के साथ कंबाइन कर जाती है, और वो भी हमें इंडिकेशन दे देती प्रेजेंट होने का। सो मैंने क्या किया, इसको वॉश किया, देन उसके बाद रेडियो लेबल्ड anti-IgE मैंने डाल दी। वो क्या करेंगी, वो उनके साथ बाइंड कर जाएंगी, और फिर मैं उससे वहाँ पे रेडियो एक्टिविटी को मेज़र करके मैं IgE को डिटेक्ट कर सकती हूँ कि हाँ इसके अंदर प्रेजेंट है। नेक्स्ट रहता है, ये ज़्यादा इफेक्टिव है RAST, ये होता है रेडियो एलर्जोसोर्बेंट टेस्ट। इसके अंदर क्या होगा, ये क्वांटिटी बता देगा। हमने क्या किया उसमें, तो हमने किया था पेपर डिस्क के ऊपर हमने anti-IgE एंटीबॉडी लगा दी थी। यहाँ पे हमने किया कि जो पेपर डिस्क या फिर जो सॉलिड फेज़ है हमारा सर्कल सा, इसके ऊपर मैंने डायरेक्टली एलर्जन ही लगा दिया। एलर्जन लगा दिया मैंने। अब मैंने एलर्जन लगाया तो अगर उस बंदे के अंदर उस एलर्जन की एलर्जन स्पेसिफिक अगर उसके अंदर एंटीबॉडी प्रेजेंट है IgE, तो वो क्या करेगी, इस एलर्जन के साथ बाइंड कर जाएगी। अगर वो एलर्जन स्पेसिफिक नहीं है बंदे के अंदर, मतलब अगर उसके अंदर एंटीबॉडी ऐसी है नहीं कि जो उस एलर्जन के लिए है पर्टिकुलर, तो वो इसके साथ बाइंड नहीं करेंगी। तो यार यहाँ पे मैंने इसको फिर पहले इन दोनों को रखा, तो वहाँ पे मैंने इसके बाद यहाँ पे जो भी स्पेसिफिक थी वो तो बाइंड करके, जो नहीं थी वो रहेगी साइड में। तो फिर मैंने इसको वॉश कर दिया। तो वॉश करने से क्या होगा कि जो नॉन स्पेसिफिक थी वो वॉश आउट हो जाएंगी। तो उसके बाद मैंने रेडियो लेबल डाल दिया फिर से वही, तो वो यहाँ पे इनके साथ बाइंड कर जाएगा रेडियो लेबल वाला। तो फिर इसके बाद हमारी काउंट द बाउंड रेडियो एक्टिविटी उसको काउंट कर लेंगे, तो हमें पता लग जाएगा कितनी IgE एंटीबॉडी यहाँ पे है। तो हमने इसका डिटेक्शन भी कर लिया, स्किन टेस्ट कर लिया, RIST कर लिया, RAST कर लिया। इसके बाद हम देखते हैं कुछ एक एग्जाम्पल के अंदर ये मैं बताऊं तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम एग्जाम्पल्स, उनको अब यहाँ पे मान लो समराइज ही कर रहे हैं। एलर्जीज कोज करते हैं कौन सी, राइनाइटिस मैंने बता दिया, डर्मेटाइटिस मैंने बता दिया, कंजक्टिवाइटिस मैंने बता दिया। ओके, जो एलर्जिक यहाँ से याद रखना है आपको, जो भी एलर्जिक
कंजक्टिवाइटिस होती है उसको हम बोलते हैं वीकेसी। व्हाट इज़ वीकेसी? वर्नल कैरेटो कंजक्टिविटिस। तो यार इस केस के अंदर हमारा जो ड्रग ऑफ चॉइस है दैट इज़ ओलापैटिडिन। यहाँ पे होता है हमारा ओलापैटिडिन। ये क्या करता है? मास्ट सेल स्टेबलाइजर होता है, मतलब कि एज ए एंटी हिस्टामिन की तरह काम करता है। तो एलर्जी का जो रिस्पॉन्स हिस्टामिन की वजह से हो रहा था उसको ये बंद कर देगा। नेक्स्ट एक टर्म थी एटोपी। मैंने पहले ही बताया था, लोकलाइज्ड रिस्पॉन्स होता है एलर्जी विद द जेनेटिक डेटर्मिनेंट। और ये कौन से क्रोमोसोम से होता है एसोसिएटेड? 5 क्रोमोसोम, नंबर 5 से। नेक्स्ट ब्रोंकियल अस्थमा हमने कर लिया। कैसे उन्हें टेस्ट होता है हमारा, ये आपको याद रखना है। एकाइनोकोकस ग्रैनुलोसिस के लिए क्वेश्चन पूछा गया था नीट पीजी में, तो याद रखना है कैसे उन्हें टेस्ट होता है इसके अंदर। इसके अलावा कुछ ड्रग्स होते हैं जैसे कि पेनिसिलिन वगैरह हो गया। अदर जो रिएक्शन होती है हम उसको देखते हैं। यार ये रिएक्शन आप नाम भी कर लोगे वो भी बहुत सफिशिएंट है, बट मैं डिटेल बता देती हूँ। सबसे पहले आती है हमारी पीके रिएक्शन, देन आती है हमारी ये स्कूल टेल फिनोमिना, देन थियोबार्ड स्मिथ फिनोमिना। तो पीके रिएक्शन क्या बताती है? इसके अंदर क्या किया हमने, जो पीके थे जो उन्होंने क्या किया, पीके रिएक्शन के अंदर साइंटिस्ट ने क्या किया था कि एक एलर्जिक पर्सन था, सपोज ये एलर्जिक पर्सन है, यहाँ से उसके सीरम को ट्रांसफ़र कर दिया। ये एलर्जिक है किसी नॉन एलर्जिक पर्सन के अंदर। ओके, ये एलर्जिक है, ये नॉन एलर्जिक है, ये खुश है क्योंकि इसको कोई एलर्जी अभी है नहीं। तो जब इसने ट्रांसफ़र किया इसको, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि जो सीरम अगर उसने ट्रांसफ़र किया तो सीरम में कुछ एंटीबॉडीज़ थे जिनकी वजह से एलर्जी हो रही थी, हमें पता है। तो वो एंटीबॉडीज़ बंदे के अंदर ट्रांसफ़र होगी। तो उस टाइम पे इनको पता नहीं था कौन से एंटीबॉडी होते, तो इन्होंने इसको नाम दे दिया पीके, कि पीके एंटीबॉडीज़ होती हैं, उनकी वजह से हो रहा है। पीके को ये रिएजेनिक एंटीबॉडीज़ भी बोल रहे थे तब। तो बाद में पता लगा कि यार वो एक्चुअल में आईजीई एंटीबॉडीज़ थी, जिनकी वजह से ये दूसरे के अंदर भी ट्रांसफ़र हो रही थी सीरम को ट्रांसफ़र करने की वजह से। और तो फिर लेटर यहाँ पे जब ये ट्रांसफ़र होगी तो बाद में जब उसका कोई दूसरा रिस्पॉन्स आया, एक्सपोजर आया, तो यहाँ पे वील एंड फ्लेयर हो गया। तो इसकी वजह से इनको पता लगा कि हाँ इसके अंदर भी वही रिएक्शन होने लगी। क्यों होने लगी? क्योंकि बाय ट्रांसफ़र ऑफ दीज एंटीबॉडीज़। और उस टाइम पे नाम तो नहीं था तो इन्होंने पी के नाम रख दिया उन एंटीबॉडीज़ का, और अब हमें पता है क्या है वो IgE एंटीबॉडीज़ है। नेक्स्ट आता है स्कूल टेल फिनोमिना। यार ये वाला जो फिनोमिना ही डेमोन्स्ट्रेट करता है एनाफाइलेक्सिस इन विट्रो। मतलब कि हमने इसमें क्या लिया, हम जनरली क्या लेते हैं, गुनिया पिग्स लेते हैं। तो ये अगर इन विट्रो है तो इस पिग की हमने इंटेस्टाइन या फिर मसल सेगमेंट्स बाहर निकाल ली। वो बाहर निकाल के उसके अंदर हमने क्या कर दिया, बाहर निकाली और वहाँ पे हमने उसका एक्सपोजर दिया। तो वहाँ पे हमें एलर्जन का एक्सपोजर दिया, तो वहाँ पे हमें एनाफाइलेक्सिस का दिखी। थियोबार्ड स्मिथ फिनोमिना के अंदर है एनाफाइलेक्सिस इन वीवो बाय इंजेक्टिंग द एलर्जन इनटू द गुनिया पिग्स। ये सब हो गया इसका सारे एग्जांपल्स। लास्ट थिंग आती है हमारी टाइप 1 के अंदर। ये मैं आपको मैक्सिमम कंटेंट बता रही हूँ जो आप लिख सकते हो पेपर के अंदर अगर आपका काफ़ी बड़ा क्वेश्चन आता है। अगर छोटा क्वेश्चन आता है तो आप इसमें कुछ चीज़ें स्किप भी कर सकते हो, बट मैं इसमें ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर रही हूँ टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी का, जितना आपको करना चाहिए। तो ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहली बात है, हम या तो यार हमें जिस भी एलर्जन से कोई भी रिएक्शन हो रही है तो हम उस एलर्जन के साथ कॉन्टैक्ट में ही ना आए, ठीक है। ये पहली बात तो ये हो जाएगी। हमें सपोज़ किसी पोलन ग्रेन से एलर्जी है तो हम इसके कॉन्टैक्ट में ही ना आए, ये हो सकता है। अब सेकंड केस हमारा होगा हाइपोसेंसिटाइजेशन। इसके अंदर क्या है कि यार हाइपोसेंसिटाइजेशन में क्या है कि हम ना रिपीटेड एक्सपोजर करेंगे टू इंक्रीज सब क्यूटेनियस डोज ऑफ एलर्जन। उसकी वजह से रिड्यूस एंड एलिमिनेट द एलर्जिक रिस्पॉन्स टू द सेम एंटीजन। हाँ, तो देखो बंदे के अंदर हो रहा था सेंसिटाइजेशन बिकॉज ऑफ कोई भी एलर्जन आ रहा था, तो हम उसके अंदर क्या करेंगे, उस एलर्जन की ही हम सब रिपीटेड डोज दे देंगे एलर्जन की थोड़ी थोड़ी अमाउंट में। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, एलिमिनेट एलर्जिक रिस्पॉन्स टू द, उस एलर्जन की वजह से जो भी एलर्जिक रिस्पॉन्स आ रहा था वो एलिमिनेट हो जाएगा। हम थोड़े थोड़े डोज उसको देते जाएंगे रिपीटेडली, तो जो भी रिस्पॉन्स था वो एलिमिनेट हो जाएगा कुछ एक टाइम के बाद। वो एलिमिनेट दो वे से हो सकता है, हाइपोसेंसिटाइजेशन दो तरीक़ों से हो सकती है। सबसे पहली बात, या तो वो हो जाएगी IgE, जो हमारी एंटीबॉडी होती है जो एलर्जिक रिस्पॉन्स करवाती है, उसका शिफ्ट कहाँ हो जाए, IgG के अंदर। मैंने आपको बताया था कि IgG एक ब्लॉकिंग एंटीबॉडी होती है। वो क्या करती है, IgG एलर्जन के साथ बाइंड कर जाती है और IgE को बाइंड नहीं करने देती, और फिर
ख़त्म कर देती है उसके रिस्पॉन्स को, रिएक्शन को नहीं होने देती। सेकंड थिंग होगा कि मैंने आपको 2 सेल बताए थे, TH1 सेल्स एंड TH2 सेल्स। TH2 सेल्स वो ल्यूकिन से रिलीज़ कर रही थी और रिएक्शन को फेवर कर रही थी, बट जो TH1 सेल्स थी वो इंटरफेरॉन गामा रिलीज़ कर रही थी और वो इनहिबिट कर रही थी IgE के रिस्पॉन्स को। तो इन दोनों चीज़ों को इनहिबिट करने से, इन 2 तरीक़ों से इनहिबिट करने से हमारी हाइपोसेंसिटाइजेशन हो सकती है और ये एज अ ट्रीटमेंट फॉर दिस रिएक्शन है। नेक्स्ट आता है मोनोक्लोनल एंटी IgE। अब ये क्या करती है, ये जो एंटीबॉडीज़ हैं ये ब्लॉक कर देती है IgE को। ओके, ये IgE को ब्लॉक कर देती है, बट इसमें एक एक्सेप्शन क्या है कि अगर तो IgE किसी FC रिसेप्टर के साथ, क्योंकि IgE ये है ना, तो यहाँ पे रिसेप्टर के साथ ऐसे बाइंड करती है FC पोर्शन इसका, तो अगर FC रिसेप्टर के साथ इसकी जो बाइंडिंग है, वो इनकी जो अट्रैक्शन है वो हाईली, मतलब काफ़ी ज़्यादा है, हाई एफिनिटी है इन दोनों के बीच में, तो फिर ये जो मोनोक्लोनल एंटी IgE है वो इफेक्टिव इस केस में नहीं होगी। लास्ट थिंग आती है हमारी ड्रग्स के बारे में। कुछ एक ड्रग्स हैं जो कि एज अ ट्रीटमेंट हम यूज़ कर सकते हैं, इनको हम देखते हैं। सबसे पहली बात है, हिस्टामिन रिलीज़ हो रहा था तो हम क्या दे देंगे, एंटी हिस्टामिन दे देंगे। वो क्या करेगा, हिस्टामिन के रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर देगा। अब उसको ब्लॉक कर दिया तो हिस्टामिन का जो वो उसके इफेक्ट्स प्रोड्यूस नहीं होंगे, हिस्टामिन के जो भी वो करता है, विजुअलाइजेशन, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, तो वो प्रोड्यूस नहीं होंगे। सेकेंड थिंग मैंने आपको बताया था, सिस्टेमिक एनाफाइलेक्सिस के अंदर हम एपिनेफ्रिन दे सकते हैं। एपिनेफ्रिन क्या करता है, CAMP की प्रोडक्शन करवाता है मास्ट सेल के अंदर। मैं एक बात बताती हूँ, चलो इसके एंड में देखते हैं। CAMP की प्रोडक्शन करवाता है मास्ट सेल के अंदर, और वो क्या करती है, मास्ट सेल के जो डीग्रेनुलेशन हो रहा था, जो भी मेडिएटर्स रिलीज हो रहे थे, उनको प्रिवेंट कर देगी। नेक्स्ट आएगा अपना कोर्टिसोन। कोर्टिसोन क्या करेगा, हिस्टामिन बनता कैसे है, हिस्टिडिन से बनता है, तो हिस्टिडिन से जो हिस्टामिन बन रहा है उसको ही ब्लॉक कर देगा एंड स्टिमुलेट CAMP। अब CAMP को स्टिमुलेट करेगा तो CAMP क्या करता था, अगर हमारा CAMP ज़्यादा हो जाएगा तो क्या करेगा, जो मास्ट सेल है उससे जो डीग्रेनुलेशन हो रहा था उसको इनहिबिट करेगा। ओके, अगर CAMP कम है तो फिर वो इसको मतलब ऑलमोस्ट फेवर करेगा। तो थियोफाइलिन क्या करता है, हाई CAMP करवाता है, वो मास्ट सेल पे एक्ट करता है, उसकी डीग्रेनुलेशन नहीं होने देता। नेक्स्ट आता है अपना क्रोमोलाइन सोडियम। ये क्या करता है, जो कैल्शियम का इन्फ्लक्स है मास्ट सेल के अंदर उसको ब्लॉक कर देता है। अगर मास्ट सेल उसके अंदर कैल्शियम का इन्फ्लक्स नहीं होगा तो उसका डीग्रेनुलेशन भी नहीं होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टाइप 1 रिएक्शन। बहुत ज़्यादा हो गया आई थिंक, तो आप इसके अंदर अगर आपका थोड़ा कम मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आप क्या कर सकते हो, इसकी डेफिनेशन तो लिखोगे ही, टाइप 1 2 3 4 मैंने बता दिया। टाइप 1 की हम मैकेनिज्म अच्छे से लिखेंगे, ये डायग्राम बना सकते हो या फिर साथ में फ्लो चार्ट भी लिख के आ सकते हो। इसके अंदर मैंने सारा बता दिया, सेंसिटाइजेशन, देन इफेक्टर, सेकंड एक्सपोजर की वजह से। एक ही क्वेश्चन था जो नीट में आया हुआ था कि स्पेशल स्टेन फॉर मास्ट सेल एंड द बेस ऑफ इज द टोलुडिन ब्लू, ये आप उसमें ही पढ़ोगे आगे, स्टेन्स वाले चैप्टर में पढ़ लिया होगा। ये मैंने मेडिएटर्स आपको बता दिए, इनका मेन फंक्शन क्या होता है, विजुअलाइजेशन, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन, वेस्कुलर परमेबिलिटी को बढ़ा देना, स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवा देना। मैनिफेस्टेशन मैंने बता दी, मैंने आपको अगर ज़्यादा बड़ा मार्क्स का क्वेश्चन है तो मैंने डिटेल में ही बता दिया, बाकी आप शॉर्ट में भी ये देख सकते हो। तो इसके अंदर हमने कर लिया सिस्टेमिक एंड लोकलाइज्ड, उनकी राइनाइटिस, अस्थमा, ड्रग एलर्जी, फूड एलर्जी, एटोपिक डर्मेटाइटिस मैंने डिटेल में आपको समझा दिया था। लीड के अंदर भी हमने कर लिया। उसके बाद मैंने ये समरी बता दी थी इसकी। देन जेनेटिक मेकअप, एलर्जिक डोज एंड द TH1, ये अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, ये करके जाना है। देन डिटेक्शन के अंदर हमने बहुत इजीली समझ लिया था, स्किन प्रिक टेस्ट को समझा था। देन RIST इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये छोड़ना नहीं है, करके जाना है। देन एग्जांपल्स के अंदर हमने सारी एलर्जीज जो हमने ऊपर बताई थी उसकी एज ए समरी यहाँ पे है। ब्रोंकियल अस्थमा, देन ड्रग की वजह से एलर्जी जो हो रही है, देन इसका ट्रीटमेंट हमने कर लिया था, हाइपोसेंसिटाइजेशन, मोनोक्लोनल एंटी IgE ड्रग्स। तो बिफोर स्टार्टिंग द टाइप 2 आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस वन टेबल। तो इम्यून रिस्पॉन्स क्या था, ह्यूमोरल था, एंटीबॉडी। इमीडिएट था, हाँ जी इमीडिएट था ये वाला। ड्यूरेशन कितनी थी, जल्दी हो रहा था, 2 से 20 मिनट। टाइप 2 हम पढ़ेंगे, वो इससे लेट होता है, 5 से 8 घंटे बाद। एंटीजन हमारा सोल्यूबल। मीडिएटर कौन सा था, IgE। ओके, इफेक्टर मैकेनिज्म मास्ट सेल की डीग्रेनुलेशन हो रही थी। डिसेंसिटाइजेशन टू द एलर्जन ईजी था बट शॉर्ट लास्टिंग। टिपिकल मैनिफेस्टेशन हमने क्या किया, एनाफाइलेक्सिस देख लिया, अस्थमा देख लिया, एटोपिक डर्मेटाइटिस वगैरह जो हमने एग्जांपल देखे थे वही थे। तो ये आपको ये टेबल भी